गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं कि थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके पहले जो अगले क्लास में हम पढ़े हैं उसको रिकॉल करेंगे। रेडी हैं पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए पहले रिकॉल करते हैं। कल हम अर्थ के जो है लेयर के बारे में पढ़े थे। तो अर्थ को हम अर्थ के लेयर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि कल के क्लास में मैं एक्सप्लेन की थी, उसी को रिकॉल कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू स्वेस ने जो है अर्थ को डिफाइन किया था। अर्थ के लेयर को 3 पार्ट्स में बताया था। पहला लेयर था सियोल, दूसरा लेयर था सीमा एंड तीसरा लेयर था नीफे। स्वेस के अनुसार जो है अर्थ के 3 लेयर्स थे, सियोल, सीमा एंड नीफे। लेकिन इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने बस 3 लेयर को बताया। ठीक है, उसके बाद हमारी अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अर्थ के लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो स्वेस के अनुसार जो है अर्थ के 3 लेयर्स थे, सियोल, सीमा एंड नीफे। जो कि सियोल का मीनिंग है जो कि अर्थ का पहला लेयर सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना था। अर्थ का दूसरा लेयर सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना था। जो उसका सेंटर पार्ट था, कोर, वो जो है निकल एंड फेरस से मिलकर बना था। लेकिन इन्होंने अच्छे से इसको डिफाइन नहीं किया। फिर हमारी एनसीईआरटी बताती है कि अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर जो है क्रस्ट को बताया गया कि इसकी थिकनेस बताई गई कितनी है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। क्रस्ट की थिकनेस जो है 30 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है। और ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर है। अगर यही हिमालयन रीजन में देखा जाए तो इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक हो जाती है। तो हम अर्थ के लेयर को 4 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला तो स्वेस के अकॉर्डिंग बताया गया अर्थ के 3 लेयर्स हैं, सियोल, सीमा एंड नीफे, जो कि अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ। फिर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी लाइन आती हैं और जो है अर्थ के लेयर को और भी 5 तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? रिप्लाई करिए। रिप्लाई करो बेटा। ओके, आगे बढ़े हैं। और जो है अब इसमें हम डिसकंटिन्यूटी लाइन को जानेंगे। तो
अर्थ का पहला लेयर कौन सा है? क्रस्ट। क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड था। क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट कौन सा था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जिसकी थिकनेस कितनी है? 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट था क्रस्ट का, ओशियानिक क्रस्ट। जिसकी थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद 10 से 200 किलोमीटर के पार्ट को जो है लिथोस्फीयर माना गया। फिर जो है 400 पार्ट को जो है एस्थेनोस्फीयर माना गया। फिर उसके बाद जो है आपका मेंटल पार्ट आ जाता है 2900 किलोमीटर का। फिर उसके बाद जो है कोर वाला पार्ट आ जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर, 5100 किलोमीटर। फिर अर्थ का रेडियस क्या है? 6378 किलोमीटर। तब इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी क्या है? व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो उस लेयर में जो है चेंजेस आते जाएंगे। चेंजेस में टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो है डेंसिटी, ये सब डिफरेंट होता जाएगा। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूटी बोला गया कि जैसे पहली लेयर है वैसे कंटिन्यूस पूरी लेयर नहीं है, लेयर में डिसकंटिन्यूटी है। तो पहले लेयर में हम देखते हैं क्रस्ट का जो पहला लेयर है और इनर लेयर एंड आउटर लेयर एंड इनर लेयर, उसके बीच के लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन। इन अ सिंपल वर्ड्स, अगर हम क्रस्ट के दोनों पार्ट को लें, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, फिर दोनों में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो जिसको किससे हम इंडिकेट करते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद पार्ट आ जाता है लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर आ जाता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये मोल्टेन फॉर्म में होता है। तो आउटर इनर क्रस्ट के बाद जो है और मेंटल के अपर लेयर पर इसको हम मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। एक मिनट, लिसन, फिर से डायग्राम बनाते हैं, इसी में बहुत मिक्सअप हो गया है। लिसन, डिसकंटिन्यूटी लाइन के बारे में हम बता रहे थे। तो डिसकंटिन्यूटी लाइन में बताया गया अभी तक जो है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट की दो लेयर हैं। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरा ओशियानिक क्रस्ट है। फिर यहाँ इसके जो है लेयर में अंतर आता है, डिसकंटिन्यूटी आती है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है
यहाँ लिथोस्फीयर है 200 किलोमीटर पर, फिर जस्ट उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर किसके ऊपर है? ये है मेंटल पार्ट के ऊपर एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर में जहाँ से एस्थेनोस्फीयर है यही अब आती है मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब एस्थेनोस्फीयर में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ये सब मोल्टेन फॉर्म में होता है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब यहाँ मेंटल पार्ट आता है। मेंटल पार्ट का जो अपर लेयर है, अपर मेंटल जो है, और ये इनर मेंटल है। इनर मेंटल है। अब इसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसको हम इंडिकेट करते हैं रैपिटी की डिसकंटिन्यूटी लाइन से। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है इनर लेयर के बाद जो है स्टार्ट होता है आउटर कोर। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन से। आउटर कोर हो गया, फिर इनर कोर, फिर इनर मोस्ट कोर। अब यहाँ आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो लाइन है उसको जो है लेहमैन की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। लिशन, अभी तक मैंने बताया अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, जिसको स्वेस ने एक्सप्लेन किया 3 लेयर में बताया, सीमा, सियोल एंड नीफे। ठीक है, सियोल का मतलब था जो कि अर्थ का सरफेस सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और सीमा का मतलब था जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ। नीफे का मतलब था जो निकल और फेरस से बना हुआ था, जिसको वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए, उतना ही 3 लेयर्स के बारे में बताया। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी अर्थ के बारे में बताती है। अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर उसके बाद बताया जाता है क्रस्ट के भी 2 लेयर होते हैं, और क्रस्ट का अगर थिकनेस देखा जाए तो 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद क्रस्ट इन्वॉल्व रहता है, उसी में 10 से 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर माना जाता है। क्रस्ट को भी 2 लेयर में डिवाइड किया गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो है थिकनेस 30 किलोमीटर बताई गई, ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस जो है 5 किलोमीटर बताई गई। और अगर वहीं हम किसी माउंटेनस एरिया में देखें या हिमालयन रीजन में देखें तो इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है माउंटेनस रीजन में, तो वो 70 किलोमीटर तक जाती है, जो कि ऑलरेडी क्रस्ट का ही पार्ट क्रस्ट का ही पार्ट रहता है। और उसके बाद लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक माना जाता है। तो क्रस्ट के बाद जो है यहाँ फिर हम इसको देखते हैं, इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी आती रहती है। टेम्परेचर और प्रेशर और में अंतर आता जाता है, डेंसिटी में अंतर आता जाता है, जिसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं कि कंटिन्यूअस वैसा ही टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी नहीं है, इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। जिन्होंने मतलब डिसकंटिन्यूटी लाइन को बताया उन्हीं के नेम पर डिसकंटिन्यूटी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। तो क्रस्ट के बाद क्रस्ट के जो 2 लेयर हैं, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आती है दोनों के लेयर के बीच में, जिसको हम कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है लिथोस्फीयर के बाद अब यहाँ क्रस्ट कितने इस क्रस्ट की थिकनेस कितना है? 0 से 100 किलोमीटर तक माना गया क्रस्ट की थिकनेस। फिर उसके बाद लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी मानी गई? 10 से 200 किलोमीटर तक माना गया। फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आ गया, जिसका थिकनेस 400 किलोमीटर तक माना गया। ठीक, तो लिथोस्फीयर के बाद
क्रस्ट किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर के बाद जो है अपर मेंटल का पार्ट जो है एस्थेनोस्फीयर है। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाता है और मतलब हीटनेस बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एस्थेनोस्फीयर और ये मोल्टेन फॉर्म में रहता है। और उसके बाद एस्थेनोस्फीयर जो है, अब इसको एस्थेनोस्फीयर को जो है यहाँ डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से इसको मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे मेंटल पार्ट आता है। मेंटल पार्ट का अपर लेयर जो है यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जिसको हम जो है गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन रैपिटी की डिसकंटिन्यूटी लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। अब मेंटल पार्ट की थिकनेस कितनी बताई गई थी? मेंटल पार्ट की थिकनेस 2900 किलोमीटर तक बताई गई थी। फिर उसके बाद जो है आउटर कोर की बात आती है। आउटर कोर में भी डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। फिर से यहाँ जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाता है चीज़ें, तो इसको गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। फिर इनर कोर जो जब आता है ये फिर से सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो इसको हम लेमैन की डिसकंटिन्यूटी लाइन से इंडिकेट करते हैं। बेटा क्लियर हुआ डिसकंटिन्यूटी लाइन? रिप्लाई करिए, डिसकंटिन्यूटी लाइन क्या है? प्रिया, डिसकंटिन्यूटी लाइन क्लियर हुआ बेटा? ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। निशन, एक बार आप चारों डायग्राम को देखिएगा कि कैसे हमारे अर्थ के लेयर को डिफाइन किया गया है। अर्थ के लेयर के बारे में बताया गया है चारों तरीके से। आप देखिए, पहला तो श्रेष्ठ ने बताया कि अर्थ के जो है 3 लेयर्स होते हैं, शियोल, सीमा और थर्ड नीफे। सेकेंड है, एनसीईआरटी ने बताया अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। फिर उसके बाद बताया गया क्रस्ट के भी लेयर होते हैं। क्रस्ट के 2 लेयर्स होते हैं। पहला कौन सा था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी थिकनेस कितनी थी? 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट, जिसकी थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। ये एवरेज है, एवरेज में थिकनेस बताया जा रहा है। बाकी तो अगर क्रस्ट का थिकनेस देखा जाए तो 0 से 100 किलोमीटर तक माना जाता है। अगर यहाँ माउंटेनस रीजन है तो इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक देखी जाती है। फिर उसके बाद आता है 10 से 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हो गया, ये क्रस्ट का ही पार्ट होता है लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है एस्थेनोस्फीयर, जिसकी थिकनेस कितनी है? 400 किलोमीटर तक है। ठीक, ये किसका पार्ट है? ये अपर मेंटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? अपर मेंटल का पार्ट है।
समझ लेंगे डिसकंटिन्यूटी लाइन, जो ये अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट है, इसके बीच की लाइन को हम किसकी लाइन बोलते हैं? कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। फिर इसके बाद अपर मेंटल का पार्ट एस्थेनोस्फीयर है, जिसको हम किसकी लाइन बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं, मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। अपर लेयर के बाद, अपर मेंटल के बाद आ जाता है लोअर मेंटल। अब इसमें जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसको हम रेपिटी की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ आउटर कोर आ जाता है और उसके नीचे इनर कोर आ जाता है। तो यहाँ मतलब मेंटल की जो है इनर पार्ट के बाद जो है, जो यहाँ डिसकंटिन्यूटी आती है, इसको हम गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इनर कोर और आउटर कोर की जो बीच की डिसकंटिन्यूटी लाइन है, उसको हम लेहमैन की डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी लाइन क्या है? जो कंटिन्यूअस ऐसे ना चले और चेंजेस आते जाएं अर्थ के लेयर में। ठीक है, फिर अब इसमें बताइएगा कितनी डिसकंटिन्यूटी लाइन है? बेटा रिप्लाई करिए, कितनी डिसकंटिन्यूटी लाइन है? प्रिया रिप्लाई करिए, डिसकंटिन्यूटी लाइन कितनी है? आरुषि रिप्लाई करो बेटा, डिसकंटिन्यूटी लाइन कितनी है बताइए। आरुषि बताइए कितनी डिसकंटिन्यूटी लाइन है? ओके, लिसन 5 डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में लर्न कर सकते हैं। कैसे? सीएम रोज गिफ्ट लेता है, इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, सीएम रोज गिफ्ट लेता है। तो सी से आपका कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गया, एम से मोहो हो गया, आर से रेपिटी हो गया, जी से गुटेनबर्ग हो गया, एल से लेहमैन हो गया। डिसकंटिन्यूटी लाइन को लर्न करने का सबसे इजी तरीका है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक इसका बनाया है, सीएम रोज गिफ्ट लेता है। तो सी से कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गई, एम से मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गई, आर से रेपिटी की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गई, और जी से गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गई, और एल से लेहमैन की डिसकंटिन्यूटी लाइन हो गई। डिसकंटिन्यूटी लाइन बेटा प्रिया है जैसे कंटिन्यूअस, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद जो है मेंटल में चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूअस सॉलिड पार्ट नहीं चल रहा है, उसके बाद हमारे अर्थ के लेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अगर कंटिन्यूअस ऐसे सॉलिड पार्ट ही होता तो वो कंटिन्यूअस चलता, तो कंटिन्यूअस ऐसे नहीं है, उसमें डिसकंटिन्यूटी आती जा रही है, कहीं मॉल्टेन फॉर्म में है तो कहीं सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। मतलब क्रस्ट के बाद चेंजेस आता है मेंटल में, मेंटल
क्रस्ट पार्ट कैसा है, सॉलिड है, मेंटल पार्ट कैसा, मोल्टेन फॉर्म में है, इसलिए हम इसको जो है इसमें डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है, उसी को डिसकंटिन्यूटी से हम एक्सप्लेन किए हैं। जिन्हों मतलब जैसे कोनार्ड ने मतलब डिसकंटिन्यूटी को बताया तो उनके नाम पर कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन इंडिकेट कर दिया गया है। प्रिया क्लियर हुआ? प्रिया क्लियर हुआ? ओके, डिसकंटिन्यूटी क्लियर हुआ कि मतलब क्रस्ट पार्ट सॉलिड है, मेंटल पार्ट मोल्टेन फॉर्म में है, तो ऑलरेडी हमारे लेयर में डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस सॉलिड पार्ट नहीं है, और जो इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं इसी को हम डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। और उसको अलग अलग जो है स्कॉलर ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, इसीलिए उनके नाम पर रख दिया गया है। कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी लाइन, मोहो की डिसकंटिन्यूटी लाइन, रेपिटी की डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग की डिसकंटिन्यूटी लाइन और लेहमैन की डिसकंटिन्यूटी लाइन। तीन प्रकार से मैंने जो है अर्थ के लेयर को डिफाइन किया। पहले स्वेस के अकॉर्डिंग, स्वेस जी ने इसको तीन पार्ट में बताया, सियोल, सीमा एंड निफेब, और एनसीईआरटी हमारी बताई क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर उसके बाद जो है डिसकंटिन्यूटी लाइन उसमें बताई गई और उसकी थिकनेस बताई गई कि हमारे क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, मेंटल की थिकनेस कितनी है, कोर की थिकनेस कितनी है, और जो है हमारे अर्थ का रेडियस कितना है, मैंने बताया। और उसके बाद अभी अर्थ के लेयर को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको देखिएगा। अर्थ के लेयर को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लिथोस्फीयर, जो कि 200 किलोमीटर तक माना जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर माना जाता है एस्थेनोस्फीयर, जो कि 700 किलोमीटर तक माना जाता है यहाँ से, लिथोस्फीयर के बाद से। फिर उसके बाद आता है पायरोस्फीयर, जो कि 900 किलोमीटर तक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, जो कि 2900 किलोमीटर तक माना जाता है। फिर लास्ट में आ जाता है बैरियोस्फीयर, जो कि 5100 किलोमीटर तक माना जाता है। तो 4 तरीके से अर्थ के लेयर को डिफाइन किया गया, अकॉर्डिंग टू स्वेस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड डिसकंटिन्यूटी लाइन, और अर्थ के कितने लेयर हैं। तो किसी ने जो है 3 लेयर्स बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जैसे स्वेस ने सीमा एंड सियोल निफे बताया। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी ने क्रस्ट, मेंटल, कोर बताया। फिर जो है कुछ डिसकंटिन्यूटी लाइन बताई गई कि जैसे हमारा लेयर है कंटिन्यूस वैसा नहीं, उसमें चेंजेस हैं। फिर उसके बाद अर्थ के लेयर को किसी ने जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, पायरोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरियोस्फीयर। ये 5 पार्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता रहे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी वाला पार्ट, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर और डिसकंटिन्यूटी लाइन, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ?
ओके, अब हम थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में चल रहे हैं। अर्थ के लेयर्स क्लियर हुए? रिप्लाई करो बेटा। अर्थ के लेयर क्लियर हुए? अर्थ के कितने लेयर्स हैं? ओके, चलिए अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द अर्थ क्रस्ट इज नॉट वन कंटिन्यूअस सरफेस. Instead, it is divided into several large and small pieces known as tectonic plates. Firstly, we all need to know what is tectonic plates. तो tectonic plates क्या है? In a simple word, अगर बताया जाए, जो हमारा क्रस्ट पार्ट है वो जो है कुछ बहुत सेवरल पार्ट्स में स्मॉल पीसेस में डिवाइड है, उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. These plates rest on the semi-molten mantle beneath them and are constantly moving through very slowly. Listen, Earth's crust is not one continuous surface. अगर देखा जाए अर्थ का क्रस्ट कंटिन्यूअस सरफेस नहीं है. अभी मैंने डिसकंटिन्यूटी लाइन आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया कि डिसकंटिन्यूटी लाइन क्या है. तो अगर कंटिन्यूअस देखा जाए तो क्रस्ट का सरफेस वैसे नहीं चल रहा है. इंस्टेड इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस. अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्रस्ट कुछ बड़े पार्ट में और कुछ छोटे पीसेस में डिवाइड है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं. दीज प्लेट्स रेस्ट ऑन दी सेमी मोल्टेन मेंटल बीनीथ देम एंड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग दो वेरी स्लोली. जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये आपका 0 से 100 किलो वाला क्या है, ये क्रस्ट है. फिर उसके जस्ट नीचे 200 तक पार्ट क्या है, किलोमीटर तक का पार्ट लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर है. इसी के जस्ट नीचे मेंटल का अपर लेयर एस्थेनोस्फीयर है. ये किस फॉर्म में है? मोल्टेन फॉर्म में है. यहाँ पिघला हुआ पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, ये पिघला हुआ पदार्थ है, मोल्टेन फॉर्म में है. और ये क्या है? टोटल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ये क्रस्ट जो लिथोस्फीयर है, क्रस्ट का लेयर मिलाकर ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो सेवरल जो है स्मॉल और लार्ज पीसेस में डिवाइड हैं. ये किस पर मूव कर रहे हैं? इसी पार्ट पर ये मूव कर रहे हैं. ये मोल्टेन जो फॉर्म है एस्थेनोस्फीयर, जो हमारी प्लेटें हैं, वो उसी के ऊपर मूवमेंट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव कर रही हैं. क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखिएगा. द अर्थ क्रस्ट इज नॉट वन कंटिन्यूअस सरफेस. अगर देखा जाए तो अर्थ जैसे ऊपरी परत है, अगर कंटिन्यूअस देखा जाए तो ऐसा नहीं गया है. इंस्टेड इट इज डिवाइडेड. और कंटिन्यूअस वैसे नहीं है कि वैसा पार्ट है, ये डिवाइड हो गया सेवरल लार्ज और स्मॉल पीसेस में, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं. दीज प्लेट्स रेस्ट ऑन द सेमी मोल्टेन मेंटल बीनीथ देम एंड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो सेमी मोल्टेन, उसके नीचे सेमी मोल्टेन पदार्थ है, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ है, एस्थेनोस्फीयर जिसको हम अभी तक जानते हैं. एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये क्रस्ट वाला पार्ट जो कई पार्ट में टूटा हुआ है, उस पर मूवमेंट कर रहा है. लेकिन कैसा मूवमेंट कर रहा है? वेरी स्लोली. ये जो हमारी प्लेटें हैं बहुत धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं. बेटा क्लियर हुआ टेक्टोनिक प्लेट क्या है? प्रिया, साक्षी, आरुषि, रिप्लाई करिए बेटा. ओके. Listen, the theory of plate tectonic explains how these plates move and how they are interaction with one another shape of the earth surface. तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक की थियरी है, एक्सप्लेन किया गया है कैसे प्लेटें मूव कर रही हैं एंड हाउ देयर इंटरेक्शन विथ वन अनदर शेप. और इनका इंटरेक्शन और शेप से कैसे होता है, अर्थ सरफेस के और सरफेस से इनका इंटरेक्शन कैसे होता है. तो अब मैं इसमें जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी सबसे पहले किसने दिया और कब दिया, आप नोट कर लीजिएगा. तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी 1967 में मैकेंजी
मैकेंजी, मॉर्गन और जो एंड पार्कर। प्लेट टेक्टोनिक थियरी सबसे पहले जो है 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कब किया गया? जब अल्फ्रेड वेगनर जी ने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा कॉन्टिनेंट जो है खिसक रहा है, लेकिन उन्होंने उसके रीज़न सही नहीं बता पाए कि ये हमारा कॉन्टिनेंट खिसक क्यों रहा है। उन्होंने 2 रीज़न बताए थे, पोलर फ्लिंग का रीज़न बताया था और जो है टाइडल फोर्स का रीज़न बताया था कि टाइडल फोर्स की वजह से हमारा कॉन्टिनेंट खिसक गया। पहले 1 कॉन्टिनेंट हुआ करता था, अभी टूटकर जो है 7 पार्ट में हो गया, जो कि दोनों रीज़न गलत माने गए। पोलर फ्लिंग रीज़न, एक रीज़न पोलर फ्लिंग रीज़न क्या था कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, रोटेशन होने की वजह से जो है अर्थ स्प्लिट हो गया, खिसक गया, कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो गया। और दूसरा रीज़न बताया गया टाइडल फोर्स की वजह से, मिलियन ईयर्स में टाइडल फोर्स इकट्ठा होते गए, उसकी वजह से जो है मतलब अर्थ कॉन्टिनेंट टूटकर बिखर गया। दोनों रीज़न गलत माने गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बाद जो है मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी जी ने इसको मतलब एक्सप्लेन किया और बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, उसकी ड्रिफ्टिंग हुई है, लेकिन टाइडल फोर्स की वजह से नहीं हुई है, पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसकी वजह से हुई है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुई है। क्लियर हुआ बेटा? ओके, लिसन। टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज rigid pieces of the earth's crust that fit together like a puzzle। टेक्टोनिक प्लेट को अगर देखा जाए लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड पीसेस हैं, अर्थ के क्रस्ट का पार्ट है जो एक दूसरे के साथ फिट है लाइक अ पजल की तरह। The Earth's surface is divided into several major and minor plates such as अर्थ सरफेस ये डिवाइडेड है सेवरल मेजर और माइनर प्लेट्स में, जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया है यूरेशियन प्लेट का, पैसिफिक प्लेट का, अंटार्कटिक प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, साउथ अमेरिकन प्लेट का। यहाँ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दिए गए हैं। अब यहाँ आप मैप पर देखिएगा, जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है, मेजर प्लेट्स में आता है, अफ्रीकन प्लेट है और जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है और जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट कौन सा बताया गया था? यूरेशियन प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया। कितने प्लेट हो गया? 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब यहाँ हम कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स देख रहे हैं। नजका प्लेट है, ये माइनर प्लेट है। कोकोस प्लेट है जो मेक्सिको के बगल है, माइनर प्लेट है। कैरेबियन प्लेट है जो कैरेबियन आइलैंड के बगल है, माइनर प्लेट है। स्कॉटिया प्लेट है और जो है इंडियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, जॉन डी फ्यूका प्लेट है। ये सब माइनर प्लेट हैं। क्लियर हुआ? तो मेजर प्लेट्स कितने हैं? टेक्टोनिक प्लेट कितने हैं? मेजर टेक्टोनिक प्लेट इनकी संख्या 7 है और कुछ माइनर प्लेट हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट क्या है? क्रस्ट के ऊपरी पार्ट और लिथोस्फीयर को लेकर अगर देखें तो यही जो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हुए हैं, इन्हीं को हम प्लेट बोलते हैं। और उसके बाद ये कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या है? मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। और उसी के ऊपर जो है क्रस्ट वाला पार्ट, मतलब लिथोस्फीयर वाला पार्ट सॉलिड पार्ट में है, उस जो है मोल्टेन फॉर्म के ऊपर मूवमेंट कर रहा है क्रस्ट वाला पार्ट, जो कि स्लोली मूवमेंट कर रहा है। बहुत तेज़ी से मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। और अगर देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट्स थियरी को पहली बार कब दिया गया था? 1967 में। और इस थियरी को किसने डिफ़ाइन किया? मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने इसको डिफ़ाइन किया। तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट क्लियर हुआ?
बेटा थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्लियर हुआ? ओके, एक बार फिर से देख लीजिएगा। द अर्थ क्रस्ट इज नॉट वन कंटिन्यूस सरफेस। अगर देखा जाए अर्थ का क्रस्ट कंटिन्यूस सरफेस के रूप में वैसा नहीं है, वैसे ही नहीं रहता परमानेंट। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कुछ सेवरल लार्ज और स्मॉल पीसेस में डिवाइड है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट्स जो है सेमी मोल्टेन मेंटल पार्ट के ऊपर जो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। और इस थियरी को अगर देखा जाए कैसे एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कैसे हमारा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कर रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और अदर शेप कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। और इस थियरी को सबसे पहले 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने इसको बताया। अब टेक्टोनिक प्लेट्स बताए गए ये लार्ज है, रिजिड पीसेस हैं अर्थ के क्रस्ट सरफेस की, जो एक साथ में है लेकिन पजल के रूप में है। अर्थ सरफेस में बताया गया कुछ सेवरल मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की संख्या कितनी बताई गई, नंबर कितना बताया गया, 7 बताया गया। और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स नजका बताया गया, नजका प्लेट, जॉन डी हुका प्लेट बताया गया, कोकोस प्लेट बताया गया, कैरेबियन प्लेट बताया गया, अरेबियन प्लेट बताया गया, फिलीपींस प्लेट बताया गया और इंडियन प्लेट बताया गया। ये सारे जो है स्कॉटिया प्लेट, ये सब माइनर प्लेटें हैं। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म द अर्थ सरफेस एंड फ्लोटेड ऑन द सेमी मोल्टेन लेयर ऑफ द मेंटल बीनीथ देम। टेक्टोनिक प्लेट बताया जा रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म द अर्थ सरफेस एंड फ्लोटेड ऑन द सेमी मोल्टेन लेयर ऑफ द मेंटल बीनीथ देम। टेक्टोनिक प्लेट जो है अर्थ सरफेस का पार्ट है, जो कि ये उस पर तैर रहा है। जो सेमी मोल्टेन लेयर है हमारे मेंटल का, सेमी मोल्टेन लेयर है, उसी के ऊपर जो है क्रस्ट वाला पार्ट, अर्थ सरफेस का पार्ट जो है मूवमेंट कर रहा है। दियर मूवमेंट इज ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस। इसका मूवमेंट ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है लेकिन लगातार हो रहा है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस मूवमेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। और उसके बाद बताया जा रहा ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इसमें दिस मूवमेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये मूवमेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कुछ नेचुरल इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अर्थक्वेक के लिए, वॉल्केनिक इरप्शन के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन अ शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो किसके ऊपर तैर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, जो कि सेमी मोल्टेन फॉर्म में है। और उसके बाद बताया गया ये मूवमेंट ग्रेजुअल है, मतलब मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है बट कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है। अगर देखा जाए मिलियन ऑफ ईयर्स में ये मूवमेंट जो है कुछ फॉर्मेशन करता है लैंड फॉर्म्स का और कुछ नेचुरल इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉल्केनिक इरप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ अंजने? ओके, आगे बढ़ाएं। लिशन, यहाँ कुछ पार्ट दिया गया। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विच वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थियरी दी गई है ये अर्लियर आइडिया के ऊपर दिया गया है, जो अभी तक मैंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में, जो कि वेगनर जी ने दिया था कि पहले वन कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको पेंजिया बोलते थे, वन ओशियन हुआ करता था जिसको पेंथालासा बोलते थे, और ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, खिसके हैं, खिसकने के बाद इनकी संख्या 7 हुई है। इसी थियरी के आधार पर जो है मतलब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया है, उसी आइडिया के आधार पर। पहले उन्होंने बताया था, मतलब रीज़न बताया था कि 2 रीज़न की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जो कि मैंने अभी बताया, पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से या टाइडल फोर्स की वजह से, जो कि गलत माना गया, सही नहीं माना गया। उसके बाद मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर जी ने प्लेट टेक्टोनिक थियरी को दिया और बताया कि पोलर फ्लिंग रीजन की वजह से, फोर्स की वजह से और जो है टाइडल फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि किसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचे हैं, खिसके हैं।
Listen, Indian geologists like K.S. Waldia provided strong scientific evidences through their studies of the Indian plate and the formation of the Himalayas. और इम्पॉर्टेंट है इसमें इंडियन जियोलॉजिस्ट जिनका नेम के.एस. वाल्दिया है, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कराया है, अध्ययन करके बताते हैं इंडियन प्लेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ये इंडियन प्लेट और हिमालयाज के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, विच सपोर्टेड द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी को सपोर्ट करता है। लिसन, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। लिसन, टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब प्लेट मूवमेंट जो हो रहे हैं उसके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार से प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। यहाँ जो है 3 टाइप्स के प्लेट मूवमेंट हो रहे हैं। 3 प्रकार से प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है बेस्ड ऑन प्लेट बाउंड्रीज, जो किस पर आधारित है, प्लेट की बाउंड्रीज पर आधारित है। तो पहला मूवमेंट है डाइवर्जेंट मूवमेंट। पहला मूवमेंट कौन सा है? डाइवर्जेंट मूवमेंट। प्लेट्स मूव अपार्ट। इन डाइवर्जेंट मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, which leads to the formation of new crust and result in volcanic activity and rift valleys such as at the mid-Atlantic ridge. Listen, divergent movement क्या है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से सटी हो, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जा रही हो, डाइवर्ट हो रही, उसको डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। सपोज दैट दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। द डाइवर्जेंट मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये मूव होती है एक दूसरे से, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट एंड रिजल्ट इन द वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, एंड रिफ्ट वैलीज, जिससे रिफ्ट वैली भी बनती है, सच एज एट मिड अटलांटिक रिज। अगर एग्जांपल देखा जाए तो डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से मिड अटलांटिक रिज बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया के बीच में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ जो है मिड अटलांटिक रिज है। रिज मीन्स क्या? पर्वतमालाएं, ठीक है। अब जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ट होती हैं, डाइवर्ट होने के बाद जो है यहाँ गैप होता है, रिफ्ट बनता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो वॉल्केनिक इरप्शन मटेरियल रहता है, जब बाद में डिपॉजिट होता है तो उससे नए नए क्रस्ट बनते हैं, माउंटेन बनता है, जिसको मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? साक्षी क्लियर हुआ? ओके। लिसन, डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या है? जब प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसको डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, दूर जाने के बाद ये प्लेस जो खाली होगा वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होगा। इरप्शन होने के बाद जो भी लावा आएगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा के रूप में बनेगा, तो उससे न्यू फॉर्मेशन होगा क्रस्ट का। तो इसका एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज बताया जा रहा है, कहाँ? अटलांटिक ओशियन में। क्लियर हुआ? अब सेकेंड मूवमेंट है कन्वर्जेंट मूवमेंट। प्लेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या हो रहा है? दो प्लेटें हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास आती हैं। यहाँ देखिएगा कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास, दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें क्या होंगी? एक दूसरे के पास आएंगी, कन्वर्ज होंगी। प्लेट्स मूव टूवर्ड्स in convergent movement, plates move towards each other and collide,
which can lead to the formation of mountains like the Himalayas, as well as earthquake and sometimes volcanic activity. रिसेंट कन्वर्जेंट मूवमेंट जब होगा, प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, जिससे दोनों एक दूसरे से जॉइंट होंगी, कोलाइड टकराएंगी। टकराने के बाद जो है फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। माउंटेन्स में एग्जांपल बताया गया है हिमालय, कन्वर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट मूवमेंट का एग्जांपल है, एज वेल एज अर्थक्वेक। और जो है अर्थक्वेक भी आ सकता है जब दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद, और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। तो लिशन हिमालय का फॉर्मेशन अगर देखा जाए, फॉर्मेशन कैसे होगा? सपोज दैट दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं। जॉइंट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी की तरफ चली जाएगी। इससे इसी प्रकार हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। और जब टकराएंगी, टकराने की वजह से दोनों प्लेटें, अर्थक्वेक आएगा, फिर उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। तो एग्जांपल के लिए आपका हिमालय बताया गया कन्वर्जेंट मूवमेंट में। अब नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। In transform movement, plates slide past each other in opposite directions, which mainly result in strong earthquakes, as seen along the San Andreas Fault in the USA. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है? ये प्लेटें एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं, आगे पीछे अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है। और जो है इसका एग्जांपल देखने के लिए सैन एंड्रियास देखा जाता है, एंड्रियास फॉल्ट देखा जा सकता है यूएसए में। तो अभी तक मैंने टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स में बताया, 3 प्रकार के मूवमेंट्स बताए। पहला डाइवर्जेंट मूवमेंट्स बताया, दूसरा कन्वर्जेंट मूवमेंट्स, तीसरा ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या था? जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर जाने के बाद इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ नए नए फॉर्मेशन होते हैं। एज एग्जाम्पल के लिए मिड अटलांटिक रिज बताया गया। उसके बाद कन्वर्जेंट मूवमेंट बताया गया, जब प्लेटें एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं और आके कोलाइड हो जाती हैं, तब भी फॉर्मेशन होता है। एज एग्जाम्पल के लिए हिमालय का फॉर्मेशन, और अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। और थर्ड बताया गया ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या बताया गया? प्लेटें जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ सकता है, जिसका एग्जांपल बताया गया सैन एंड्रियास यूएसए में देखने के लिए मिल सकता है। तो क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ साक्षी, प्रिया, अंजने? तो लेयर्स ऑफ द अर्थ के लेयर क्लियर हुए, प्लेट टेक्टोनिक्स क्लियर हुआ, और मूवमेंट्स ऑफ दी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट क्लियर हुए। आज ये 3 टॉपिक क्लियर, 2 टॉपिक क्लियर हुए, एक तो रिकॉल कराए थे, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, आप उसको कर लीजिएगा। एक्टिविटी में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ड्रॉ सिंपल डायग्राम्स टू शो डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आपको एक सिंपल डायग्राम बनाना है तीनों बाउंड्री का। किसका? डाइवर्जेंट बाउंड्री का बनाना है, कन्वर्जेंट बाउंड्री का बनाना है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का बनाना है। आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? एरो के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। जैसे आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाना है तो एक दूसरे से डाइवर्ट हो रहा है, दूर जा रहा है, तो एरो के माध्यम से आप इसको इंडिकेट करेंगे। कन्वर्जेंट बना रहे हैं तो कन्वर्जेंट को भी एरो के माध्यम से इंडिकेट करेंगे, और ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म को भी एरो के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। देख लीजिएगा आप, ऐसे आपको बनाना है कॉपी में, ठीक। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, इफ 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन लैंड, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लाइकली टू डेवलप ओवर टाइम, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, अगर 2 प्लेटें मूव करती हैं एक दूसरे से दूरी पर, तो किस प्रकार का लैंडफॉर्म का निर्माण होगा? लाइकली टू डेवलप ओवर टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा? एक्सप्लेन करना है, वाई मतलब एक्सप्लेन करना है। जब प्लेटें मूव होंगी एक दूसरे से तो कौन सा मूवमेंट माना जाएगा? डाइवर्जेंट माना जाएगा, ठीक है। और किस प्रकार का लैंडफॉर्म का निर्माण करेंगी, डेवलप करेंगी, और कितना टाइम लगेगा डेवलप करने में, एक्सप्लेन करना है उसको।
वाई डू साइंटिस्ट से दैट द कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग टूडे? क्यों साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग टूडे? ये क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर? रिप्लाई करो बेटा। ओके, फिर आगे की क्लासेस टॉपिक कल एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे से पढ़िए और साथ में समर वेकेशन एंजॉय करिए। थैंक यू बेटा।